हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और माय नेम इज़ मोनू तिवारी। आपके लिए मैं लाया हूँ बेस्ट संविधान और मूल विधि से 10 क्वेश्चन लाया हूँ, जो आपके मॉक टेस्ट के लिए रहेगा। और ये आपके यूपीएसआई और यूपीपी तथा यूपीएससी से रिलेटेड जितनी भी भर्तियाँ आने वाली हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 30 नवंबर 2017 को भारत की वह सूचना संस्था अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद का प्रमुख कौन था? तो सबसे पहले समझ लेते हैं सूचना संस्था है क्या। अनुसंधान एवं विश्लेषण स्कंद, इसको रा भी कहते हैं, रा। तो रा का प्रमुख कौन था 30 नवंबर 2017 को? क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है आपका अशोक पटनायक, सेकंड है ऑप्शन है आपका RN रवि, तथा चौथा ऑप्शन है आपका ऑप्शन सी है आपका अजीत डोभाल। तो ऑप्शन डी देखते हैं आपका। ऑप्शन डी है आपका अनिल घमासान। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है, अनिल घसमाना बिल्कुल सही है आपका। और अगर रा के बारे में और कुछ जानना है तो रा की स्थापना दिवस मैं आपको बता देता हूँ। रा की जो स्थापना दिवस हुई थी ये 1978 में हुई थी। कब हुई थी ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। 1968 1968 में हुई थी, 1968 में हुई थी। और 1968 में रा एजेंसी ये आपके गुप्त ऑपरेशन, जो सीक्रेट ऑपरेशन होते हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में भी इसके जो प्रमुख हैं वो अनिल घसमाना ही हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के डैश 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 से अधिक नहीं हो सकती। तो ये जो डैश डैश है यहाँ पे फिल करना है कि कितने प्रतिशत से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो इसका सही पहले ऑप्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको सही उत्तर बताऊंगा। और गाइज अगर आप लोग जानते हैं तो मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। तो इसका ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है 10% और ऑप्शन सी है 25%। ऑप्शन ए है 20%, ऑप्शन बी है आपका 25% और ऑप्शन सी है आपका 10%, ऑप्शन डी है आपका 15%। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं। तो इसके बारे में और भी चीज़ें जान लेते हैं कि 91 संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। सन 2003 में 91 संविधान संशोधन जब हुआ था तो अनुच्छेद 75 में उपखंड पहला का जोड़कर यह प्रावधान किया गया था कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% होगी। कितने परसेंट होगी? 15%। इसका सही जवाब है आपका 15%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। पहले पूरा क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, उसके बाद ऑप्शन देख लेते हैं, फिर मैं आपको सही जवाब बताता हूँ। तो ऑप्शन तीसरा है आपका। पहले प्रश्न है आपका, क्वेश्चन है तीसरा, किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट करने के लिए सैडलर आयोग को नियुक्त किया गया था? तो सबसे पहले सैडलर आयोग है अगर, तो सबसे पहले सैडलर आयोग के बारे में जान लेते हैं हम। तो इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन है किस वर्ष पूछा है, तो ऑप्शन ए है 1917, ऑप्शन बी है 1924, ऑप्शन सी है 1936, ऑप्शन डी है 1906। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए होगा 1917। 1917 आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो 1917 हो गया आपका। तो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय की जब समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर, इनका जो पूरा नाम है डॉक्टर M.E. सैडलर है, के नेतृत्व में एक आयोग गठित किया गया था। इस आयोग में, जिस आयोग का नाम था सैडलर आयोग, इसमें दो भारतीय, पहले थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी और दूसरे थे आपके जियाउद्दीन
अहमद, डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद थे। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के साथ साथ माध्यमिक जितने भी मतलब कॉलेज थे सब पर इन्होंने निरीक्षण किया था और इसके बाद इन्होंने अपने सुझाव भी दिए थे। तो इनके सुझाव जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जो आज की शिक्षा नीति है वही इनका सुझाव है। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। स्कूली शिक्षा में 12 वर्ष की होनी चाहिए, जो मतलब हम 1 से लेके 12 तक पढ़ते हैं। इंटरमीडिएट के बाद स्नातक स्तर की शिक्षा 3 वर्ष की होनी चाहिए, यानी जो हम इंटर पास करने के बाद बीए जिसे ग्रेजुएशन कहते हैं वो 3 वर्ष का होना चाहिए। ये उसी टाइम का बनाया हुआ है। और माध्यमिक व उत्तर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्माण की सिफारिश की गई थी। इसमें इन्होंने 5 सुझाव दिए थे, 5 में से मैंने आपको 3 बताया है। तो गाइस अगर 2 आपको और जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आ जाइएगा या फिर आप उसके लिए मुझसे अलग से पीडीएफ ले लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन ए है, कौन सा विषय जो है संघ सूची के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए है वन, ऑप्शन बी है पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम, ऑप्शन सी है दिवालियापन और शोध क्षमता, ऑप्शन डी है आपका शेयर बाजार और वायदा बाजार। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही उत्तर है, जो शेयर बाजार है और वायदा बाजार। शेयर बाजार और वायदा बाजार ये आपके विषय संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के तहत आता है। वन सूची, जो वन सूची है आपका, पहला जो वन सूची है आपका ये समवर्ती सूची के तहत आता है। और जो पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, किस मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? मतलब कि ऐसा कौन सा रीज़न होता है जैसे कि जिससे माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन में देख लेता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। कॉमन काज बनाम भारत संघ, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण, ऑप्शन सी है आपका लोक स्वतंत्रता संगठन बनाम भारत संघ, ऑप्शन डी है आपका श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा, उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण। तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण 1975 के मामले के कारण ऐसा माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा की गई थी। इस केस की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट ने की थी, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दोषी चुना गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? मतलब आपका कि जो राज्य के नाम परिवर्तन होते हैं वो जो है किस अनुच्छेद में मेंशन है, लिखे हुए हैं किस अनुच्छेद में? तो ऑप्शन ए है आपका अनुच्छेद 11, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 14, ऑप्शन सी है आपका अनुच्छेद 4, ऑप्शन डी है आपका अनुच्छेद 3। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा आपका अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 आपका बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 3 में आपका दिया गया है राज्य के नाम परिवर्तन के लिए, और ये संसद द्वारा ही किया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा एक व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक और ईमेल संचारक सॉफ्टवेयर है? मतलब जो ईमेल संचारक सॉफ्टवेयर है, तो इसका ऑप्शन है एक आपका पहला है साइबेश, ऑप्शन नंबर बी है आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, ऑप्शन सी है आपका सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको SMTP भी बोलते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसको बोलते हैं SMTP। और ऑप्शन डी है आपका तार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर बी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक।
तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बारे में अगर डिटेल में पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक जो है व्यक्तिगत सूचना प्रबंधक है, ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। ईमेल आप लोग सभी लोग समझते होंगे, ईमेल सूचक सॉफ्टवेयर है। यह माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस जो है के भाग के रूप में उपलब्ध रहता है। कई निगमों, बैठकों, कैलेंडरों और साझा मेल बॉक्स तथा फोल्डर्स की समन्वयता के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज और सर्वर कर्मचारियों के लिए माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट भी लागू किया गया है। तो ये जान लीजिए, यह आउटलुक का प्रयोग होता है माइक्रोसॉफ्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। जितनी भी क्वेश्चन से जुड़ी हुई डिटेल्स मैं आपको बताता हूँ, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मैं इसीलिए बताता हूँ ताकि आप इसके बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानें, ताकि ये आपको याद हो सके। तो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 एक बार रीड कर लेते हैं। जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है, उसे ये खाली स्थान दिया गया हुआ है डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ खाली स्थान के रूप में क्या भरेंगे? तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका तृतीयक बाजार, ऑप्शन बी है आपका वित्तीय बाजार, और ऑप्शन सी है आपका सापेक्षिक बाजार, और ऑप्शन डी है आपका प्राथमिक बाजार। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बता देते हैं कि ऑप्शन नंबर ये गाइस थोड़ा सा मेरा ये मोबाइल, हाँ गाइस, तो आपका जो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन में से, तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा प्राथमिक बाजार। तो प्राथमिक बाजार जो होगा वो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, प्राथमिक बाजार। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9। कोपेनहेगन समझौता के अनुसार वर्ष 2005 की तुलना में वर्ष 2020 तक भारत में कितने प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर है 20 से 25%, और ऑप्शन बी है आपका 10 से 15%, और ऑप्शन सी है आपका 30 से 35%, और ऑप्शन डी है आपका 5 से 10%। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। 20 से 25% कार्बन कम उत्सर्जन करवाने का आश्वासन दिया था। अब थोड़ा समझ लेते हैं कोपेनहेगन समझौते के बारे में। तो वर्ष 2005 की तुलना में 2020 तक इन्होंने 20 से 25% जो है कार्बन उत्सर्जन कम करवाने का आश्वासन दिया था। तो जिसके आश्वासन दिया था, परंतु भारत ये कदम अंतर्राष्ट्रीय समझौते के तहत बिना किसी कानून बाध्यता के उठाएगा, मतलब उसे कोई फोर्स नहीं कर सकता। और भारत ने स्पष्ट किया था कि वर्ष 2030 तक वह 2005 की तुलना में 37% या परसेंट कह दो कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो पहले डैश 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 दिया गया है को वृषभचक और संयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसको समझना है बस आप लोगों को, और बहुत इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो ये आप सभी को पता होगा, बस क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप थोड़ा सा घबरा जाएंगे। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं आपका। ऑप्शन नंबर ए है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका 2 अक्टूबर 1950, ऑप्शन नंबर बी है आपका 24 जनवरी 1950, और ऑप्शन नंबर सी है आपका 26 जनवरी 1950, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 15 अगस्त 1947। तो जो इसका सही जवाब होगा वो होगा 26 जनवरी 1950। अब यह है क्या, ये भी इसके बारे में बता देता हूँ आपको। 26 जनवरी 1950 जो वृषभ चक्र और अश्वयुक्त सारनाथ का सिंह चतुर्मुख स्तंभ है, वह राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब था वो है आपका 26 जनवरी, इसका जो सही जवाब था आपका वो था 26 जनवरी 1950 को। तो गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो? ये मेरी फर्स्ट वीडियो थी आज की,
तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका यूपीएसआई के लिए। मैंने उसी के अनसॉल्व पेपर से ये क्वेश्चंस लिए थे ताकि आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा सकूं। तो गाइस जैसा भी लगा हो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और उसके साथ अपने जो फ्रेंड्स या जो भाई लोग हों, जो भी हों, जो यूपीएसआई या यूपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों, तो उनको ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।